now unmuted. Good evening, all of you. Sorry for the late. तो अभी आप ये बताओ कि अभी आप लोगों को जो भी आपने फंडामेंटल राइट में अब तक पढ़ा, प्रीएम्बल पढ़ लिया, पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया, तो उसमें आपको कोई भी डाउट है, उससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो पहले आप उसको पूछ सकते हो। सो आदर्श, जीडी, इंद्रनील, जासुलांकर, कृतिका, मनु, प्राप्ति, साक्षी, श्रुतिका, स्वाति, आप लोगों को कोई डाउट है जो भी आप अभी तक आपने पढ़ा है? आप लोगों को क्लासेस बोरिंग लगती हैं क्या? इज इट बोरिंग टू रीड अबाउट द पॉलिटी? ओके। आप लोगों ने पुराने पेपर्स आपने देखे, जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड आपने पुराने पेपर्स देख के चेक किया कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं? पेपर्स चेक किए आपने? लास्ट ईयर के पेपर्स आपने देखे कि जो भी क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं इन टॉपिक से, आर यू गाइज एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस और नॉट? और शीट कर ली थी क्या आपने? शीट मिल गई थी आप लोगों को क्वेश्चन की? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ना जो ये पीपीटी है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है। तो अगर आज हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाते हैं तो वी विल डिस्कस इट बाय टुमारो। तो इसीलिए आपकी क्लास शुरू करने में भी थोड़ा टाइम लग गया। तो अगर वो हो जाता है देन ओके, अदरवाइज तो हम आपके क्वेश्चंस को कल कर लेंगे, ठीक है? तो पहले हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी बाय टुडे। तो फंडामेंटल राइट हमने कवर कर लिया पूरा। आफ्टर फंडामेंटल राइट आपकी जो मतलब फंडामेंटल राइट किस में है? पार्ट 3 में है, ठीक है? हमने बताया था आपको पार्ट 3 में आपकी फंडामेंटल राइट गिवन है। पार्ट 3 के बाद आता है आपका पार्ट 4, ठीक है? अब पार्ट 4 है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब ये बनाने का क्या मोटो था कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का कि हम जैसे अब हमें तो राइट दे दिया गया कि व्हाट वी विल हैव टू डू, कि हमें क्या क्या करना है। हाँ, मतलब क्या क्या हमें अधिकार या राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, वो तो हमें राइट्स में मिल गया। अब कुछ इंडिकेशन दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने हमारी प्रेजेंट पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को कि आप जब हमारी कंट्री के लिए रूल बनाओगे तो आपको किन चीज़ों को आपको फोकस करके रूल्स को बनाना है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से क्या दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को, ये क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि इन दिस डायरेक्शन यू विल हैव टू फ्रेम द लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है? तो अब आपसे जो क्वेश्चन आते हैं डीपीएसपी में, ये जो आता है आपके 30, जैसे कि आपका जो कोर क्वेश्चन आता है वो हमेशा फंडामेंटल राइट से, आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। डीपीएसपी के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर आर्टिकल से नहीं होते। हमें एटलीस्ट अ थॉरो आइडिया, वी शुड हैव अ थॉरो आइडिया कि मतलब किस आर्टिकल में क्या चीज़ें गिवन है, बेसिक चीज़ें। अदरवाइज आपको ये देखना है कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ें दी हुई हैं। वाई नॉट कैमरा इज विजिबल? हेलो मैम, साउंड नहीं आ रहा मैम। जस्ट अ मिनट। सी व्हाट हैपेंड, बच्चे बोलने की साउंड भी नहीं आ रहा है। बेटा नाउ इट इज ऑडिबल? फिर हट गया।
नाउ इज इट ऑडिबल? नाउ ओके? ओके ओके, ब्लिंक हो रहा है बार बार। कैमरा ब्लिंक हो रहा है। वॉइस पूछो। बेटा ऑडिबल है प्रॉपर्ली? इज इट ऑडिबल प्रॉपर्ली? And is it visible? No. Now okay? हाँ, बार बार वो वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। वैसे बहुत टाइम आज जा रहा है। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि हमें फंडामेंटल राइट दिए गए थे, एंड आफ्टर फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लॉ मेकर्स को, अब लॉ मेकर्स अभी कौन होगा, हमारा पार्लियामेंट होगा और गवर्नमेंट होगी, तो उनको डायरेक्शन दिया कि आपको आगे से जब भी रूल बनाना है, आपको यू विल हैव टू फोकस दीज पॉइंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सजेस्ट यू व्हाइल फ्रेमिंग योर लॉ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डाल दी आपके पार्ट 4 में, ठीक है, पार्ट 4 में डाल दी। अब ये पार्ट 4 कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल इसमें आते हैं? इसमें आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 36 टू 51 इसमें आर्टिकल आते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51 जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब ये हमने पहले भी देखा था कि ये हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, डीपीएसपी हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, ये हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, राइट। ये तो हमने देखा भी है, पहले के भी लेक्चर्स में देखा है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इट नॉट इनफोर्सिएबल। नॉट इनफोर्सिएबल का मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे जब फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है और फंडामेंटल राइट का हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या मतलब जुडिशरी के पास नहीं जा सकते। क्यों? कि ये कहते हुए कि मतलब गवर्नमेंट इज मेकिंग द लॉ विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डीपीएसपी, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि अगर सपोज फॉर ईच एंड एवरीथिंग अगर हम बार बार कोर्ट जाने लगेंगे तो ऐसे कोर्ट में केसेस के नंबर्स बढ़ जाएंगे, और गवर्नमेंट को कभी कभी कुछ मेजर्स ऐसे भी लेने हो सकते हैं जो कि डीपीएसपी में फॉल ना करते हो, इसलिए इसको हमने नॉट इन्फोर्सिएबल बनाया है। गवर्नमेंट के लिए छूट है कि वो चाहे तो जब उसको स्पेसिफिक सिचुएशन लगेगी कि मतलब अभी हम आगे देखेंगे कि आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, तो जब गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ अब कंट्री में ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन है और कंट्री में इस तरीके के लॉ लाए जा सकते हैं, तभी वो ऐसा कानून बनाएगी। तो आप याद रखिएगा डीपीएसपी है क्या? डीपीएसपी मैंने बताया ना, डीपीएसपी एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन है किसको? लॉ मेकर्स को। अभी लॉ कौन बनाना? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया गया है। किसने बन दिया है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे हमारे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इन्होंने डायरेक्शन दिए पार्लियामेंट को या लॉ मेकर्स को कि जब आप आगे कानून बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, तो यू विल हैव टू कीप दिस डायरेक्शन इन योर हेड कि आप वेलफेयर मेजर्स में कैसे कानून बनाएंगे। आप इन जो हम प्रिंसिपल दे रहे हैं, जो डायरेक्शन दे रहे हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। अब इंटरनल क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब ये नॉट इन्फोर्सिएबल है। आपसे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर डीपीएसपी पे रिलेटेड, तो मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है कि इनमें से क्या इन्फोर्सिएबल नहीं है, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, तो आपको डीपीएसपी इस तरह से मार्क करके आना है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 36 टू 51 है। कौन सी कंट्री से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। गेटिंग और नॉट? अब डीपीएसपी की जो डेफिनेशन है वो हमने क्लियर भी कर लिया। डीपीएसपी मतलब आइडियल्स, दीज आर द आइडियल्स विच स्टेट मतलब स्टेट हमने पहले क्लियर किया था, पॉलिटी में स्टेट का मतलब कंट्री, विच स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग लॉ। जब वो लॉ बनाएंगे तो उनको इन डीपीएसपी को अपने मतलब कि दे विल हैव टू फोकस ऑन दीज पॉलिसीज व्हाइल फ्रेमिंग देयर लॉ, ठीक है। अब जो डीपीएसपी पे क्वेश्चन आता है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई करके डीपीएसपी को पढ़ा जाता है कि डीपीएसपी को 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया गया कि इसमें किस किस तरीके के प्रिंसिपल हैं। दे हैव क्लासिफाइड दिस प्रिंसिपल बिटवीन 3 पार्ट्स और उसके अकॉर्डिंग हम डीपीएसपी को पढ़ते हैं और डीपीएसपी को समझते हैं।
ठीक है। अब पहला जो क्लासिफिकेशन है उन्होंने कहा सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे हमने डीपीएसपी को बांटा है, यानी कि कुछ आर्टिकल्स जो 36 to 51 है उनमें से कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल में डाल दिया। कुछ ओवरलैपिंग भी है, मतलब कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें सोशलिस्ट के भी प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल भी है और लिबरल प्रिंसिपल भी है, तो वो हैफिजर्डली दोनों में मतलब आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्लासिफिकेशन उन्होंने किया कि मतलब जो गांधी जी के आइडियाज थे सत्य अहिंसा या नॉन वायलेंस की जो उनकी प्रिंसिपल थे गांधी जी के, तो गांधी जी की जो आइडियाज थे जो उनके थॉट्स थे उनको उन्होंने डीपीएसपी में डाला गांधी जी के प्रिंसिपल्स को, कि मतलब इन लेटर फेजेस गांधी जी एक राम राज्य की बात करते थे। राम राज्य का मतलब कोई धार्मिक राम राज्य नहीं, मतलब जहाँ पे सॉरोनेस कम हो, जहाँ पे लोगों का दुख बहुत ही कम हो, तो गांधी जी के जो आइडियाज थे वो भी उन्होंने डीपीएसपी में डाले। तो वो कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो गांधी जी के आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डीपीएसपी में। और लास्ट है आपका लिबरल मतलब खुला हुआ, खुले हुए विचार के लोग। ठीक है, जैसे आपका अमेरिका है, आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज है जिनको हम कहते हैं लिबरल लोग हैं, जो लिबरल मतलब मैक्सिमम एक्सेप्टेंस। ठीक है, जैसे कि चाहे से वो आपके थॉट्स लेवल पे हो, चाहे आपके पहनावे के लेवल पे हो, जहाँ पे हम अधिक से मतलब मैक्सिमम लोगों का जहाँ पे एक्सेप्टेंस हो वो आपके लिबरल होते हैं। ठीक है, तो लिबरल कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया। अब सोशलिस्ट का मतलब होता है, सोशलिस्ट मतलब जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था तो भी हमने सोशलिज्म पढ़ा था कि हमारे प्रियम्बल में एक है ना सोशलिस्ट जो 42nd अमेंडमेंट करके सोशलिस्ट वर्ड डाला गया है। अगर आप में से किसी को याद हो, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट? सोशलिस्ट किसी को याद है? कौन बताएगा? जाचुलंग भट्टाचार्य, कैन यू टेल द होल क्लास व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिज्म? जाशु लंकर भट्टाचार्य, कैन यू टेल अस? आप आंसर क्यों नहीं देते बेटा? वंश आप बताओ। यशिका आप बताओ। यशिका, कैन यू टेल अस? व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? अब या तो ये है कि आपने उस समय आपको समझ में नहीं आया था फिर भी आपने पूछा नहीं, और या तो फिर ये है कि आप रिवाइज नहीं करते हैं। सो हु इज गोइंग टू टेल? कौन बता सकता है? गगनदीप आप बता सकते हो? मैम सोशल मतलब जो समाज होता है समाजवादी, तो सोशली मैम इक्वालिटी वगैरह दी जाती है जो उसे सोशल कहते हैं। देखो, सोशलिज्म मतलब उन लोगों तक पहुंचना जहां तक चीज़ों की एक्सेस नहीं है, वहां तक चीज़ों को पहुंचाना, वो है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं, हमेशा यहाँ पे बड़े छोटे का एक प्रॉब्लम था कि कुछ लोग तो बहुत अमीर थे, कुछ लोग बहुत गरीब थे, तो जो गरीब लोग हैं उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है कि जिन तक तो एक्सेस है, अगर किसी के पास अच्छे एजुकेशन लेने की एक्सेस है, उसके मम्मी पापा उसको अच्छे एजुकेशन दिला सकते हैं, तो वो तो जाके कॉन्वेंट में पढ़ेगा। लेकिन जिन लोगों के पास वो एक्सेस नहीं है उनको भी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करके ऊपर ले आए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाए, तो वो होता है सोशलिज्म। अब समझ में आया? और अगर आपको नहीं आता है तो आप देन एंड देयर उसको पूछा करो, अदरवाइज वो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पहले पढ़ चुके हो वो भूलते जा रहे हो, या आप उस समय पूछते नहीं हो। नहीं मैम, एक्चुअली क्या होता है कि आप तो हिंदी में बड़ा अच्छा समझा देते हो, तब हमें जो होता है याद भी रहता है, बट जब हम उसे पढ़ते हैं ना तो हिंदी में या मतलब सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा होता, मतलब डेफिनेशन ही ऐसी पॉलिटी की लैंग्वेज में मैंने लिखी हुई आपसे होती है। कहा तो कि आप मुझे एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ, तो मैंने तो ये कहा आप अपने वर्ड से बताओ, और यहाँ पे आपको समझना है, आपको वैसे भी मतलब आपको आपके एग्जाम में लिखना तो है नहीं 1 to 1, है ना? आपको तो समझ बनानी है, एक अच्छी समझ बनाओगे तभी ना जाके आप एमसीक्यू कर पाओगे। यहाँ पे तो ये है ही नहीं कि आपको बुकिश डेफिनेशन जाके लिख के आनी है। वो मैम एक्चुअली 3-4 दिन बाद जब हम भूल जाते हैं और दोबारा से उसको पढ़ते हैं ना, तो फिर वो जो एकदम सरल भाषा में जो आपसे समझा था ना वो थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करेंगे? डेली रिवीजन की भी तो ज़रूरत होती है ना। तो और ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। आप एक बात याद रखो, किसी भी चीज़ को अगर आज आपने पढ़ा कल रिवाइज करोगे तो थोड़ा सा मेहनत कम लगेगी। आज आपने पढ़ा 1 महीने बाद पढ़ोगे तो शायद शुरू से फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो बार बार ना पढ़ना पड़े, उससे अच्छा है कि आप रोज का रोज रिवाइज करो। कुछ दिनों बाद आप इतनी हैबिचुअल हो जाओगे कि विद इन 20 to 25 मिनट यू आर एबल टू मतलब सॉल्व ऑल दोज एमसीक्यू एंड यू आर एबल टू सॉल्व मतलब लुक एट मतलब ऑल दो पीपीटीज एज वेल।
और तब जाके आप अच्छे स्कोर कर पाते हैं एग्जाम में, जब आपका ऐसा होता है कि किसी किसी सब्जेक्ट में बच्चे थॉरो करके आते हैं कि पूरा कुछ भी उसमें से उनका इतना कमांड हो जाता है कि गलत भी नहीं होता है। अदरवाइज हम रोज 1-1 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, पीपीटी भी करते हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि देखो याद नहीं है। खैर अब लास्ट में अब एक जो है हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। अब इसमें जो डीपीएसपी में मैंने आपको पहले ही बताया कि एक एक आर्टिकल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या गिवन है, उसके बाद किस तरीके के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में, उन एक एक क्वेश्चन भी हम सैंपल में देख लेंगे। अभी जितना पढ़ा है उतना समझ में आया? अभी आपको क्लियर हुआ डीपीएसपी क्या है और गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, सोशलिस्ट लिबरल और में कैसे क्लासीफाई किया गया है, ये समझ में आया सबको? प्राप्ति, साक्षी, बेटा अगर आप आंसर नहीं करोगे मेरे सामने तो आप नहीं हो, तो देन हाउ विल आई नो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं? ओके एक वाला एक बार फिर बता दो, एक वाला क्या है? हाँ एक वाला क्या बेटा कृतिका? सोशलिस्ट। हाँ सोशलिस्ट का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों तक एक्सेस है, अगर मतलब जिन तक हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनकी एक्सेस जिन तक नहीं है उन तक भी उन चीज़ों को पहुंचा देना, वो सोशलिज्म है। सपोज कि मैं एक अच्छे मेरे मम्मी पापा मुझे एक बहुत अच्छा घर दे सकते हैं, मैं एक अच्छे घर में रहती हूँ, लेकिन कुछ लोग हमारे इंडिया में ऐसे भी हैं जिनको शायद वो जो आपके पेपर बोर्ड में पॉलिथीन के जो शीट बना के उसके नीचे रहना पड़ता है, यानी उनके पास वो बेसिक एम्यूनिटी नहीं है कि वो एक अच्छे घर में रह सके, तो उन तक वो एक्सेस पहुंचा देना, मतलब जहां जिन तक एक्सेस नहीं है उनको भी एक्सेस देके एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आना, वो है आपका सोशलिज्म। गांधीयन में क्या है, गांधी जी के जो भी आइडियल थे वो उन्होंने गांधीयन में रखे। लिबरल मतलब जो मोर एक्सेप्टिंग, जहाँ पे लिबरल का मतलब होता है मोर एक्सेप्टेंस, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे से वो आपके पहनावों को लेकर के हो, चाहे आपके फूडिंग हैबिट को लेके हो, जहाँ पे मैक्सिमम एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है वो लिबरल कॉन्सेप्ट होता है। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। जब पार्लियामेंट को लगेगा कि हाँ अब कंट्री में ऐसी सिचुएशन है कि इस तरीके के लॉ लाए जा सकते हैं, अब इसमें से जब आप पढ़ोगे तो कुछ लॉज ऐसे हैं जो इन चीज़ों पे बेस होकर हमारे कंट्री में बनाए जा चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी बनाए जाने बाकी हैं। ठीक है, अब एक एक आर्टिकल देख लेते हैं। आप एक बार सुने रहोगे और कुछ क्वेश्चन हम अपने शीट में भी डिस्कस कर लेंगे तो आपको याद रहेंगे। बाय द वे आपको 1 to 1 याद करने की जरूरत नहीं है, 1 to 1 बहुत रेयर केसेस में ही पूछते हैं और बहुत रेयर केसेस में आपको क्वेश्चन आप बाय एलिमिनेशन कर सकते हो। तो बाय एलिमिनेशन करने के लिए ये जरूरी है कि आप क्लास में अटेंटिव होकर इन चीज़ों को सुन लीजिए, उसके बाद जो हम एमसीक्यू में कुछ आर्टिकल्स डाल देंगे कि आपको वो याद हो जाए। ठीक है, कौन सा आर्टिकल किस टाइप के अंदर आता है पूछते हैं, मतलब आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर आस्किंग। इंद्रनील, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर आस्किंग। अब हम आर्टिकल्स पे आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 36 पार्ट कहाँ? मैम वो पार्ट कह रहा है, किस पार्ट के अंदर आता है? ये पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में है। पिछले स्लाइड में जो दिखाया था ना, एक मिनट, वो पूछ रहा था मैं। इसमें प्रिंसिपल्स नहीं स्किप कर गए। अरे ये बहुत पहले चले गए लास्ट जो। हाँ अभी तो ये पढ़ने जा रहे हैं ना, यही वाला। हाँ तो अब इसको डिस्कस करने जा रहे थे। तो अब आर्टिकल नंबर 30 से लेके आर्टिकल नंबर 36 to 51 आपके डीपीएसपी हैं। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 36 में क्या दिया, आर्टिकल 37 में क्या दिया है। हम एक एक करके अपने आर्टिकल को समझ लेते हैं क्लास में, शीट में आर्टिकल्स को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद, ताकि हमें मैक्सिमम आर्टिकल्स याद रहें। और उसके बाद भी बाकी अगर आपके आर्टिकल्स आते हैं तो क्लास में आप जितने अटेंटिवली सुनोगे उसके बाद क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे, 1-2 रिवीजन भी आप इसका कर लोगे। बाय एलिमिनेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन आ चुके डीपीएसपी से, तो किस तरह के मतलब जो बेसिक क्लासिफिकेशन है क्वेश्चंस का वो अभी मैं डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसके लिए रिलैक्स रहिए, बस जस्ट बी अटेंटिव और एक बार अच्छे से आप इसको सुन लो कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ें दी हुई है। पहला है आर्टिकल 36। अब जैसे हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था, फंडामेंटल राइट शुरू होने में सबसे पहले आर्टिकल 12 था। आर्टिकल 12 में क्या बताया था, स्टेट की डेफिनेशन, कि फंडामेंटल राइट देने वाली बॉडी कौन है, स्टेट, जो हमें देगी। इसी तरीके से जैसे पार्ट 4 शुरू होता है आर्टिकल 36 आता है, तो आर्टिकल 36 भी सबसे पहले क्या बताता है, स्टेट की डेफिनेशन। अब यहाँ पे जो स्टेट की डेफिनेशन ये वो नहीं है कि फंडामेंटल राइट देने वाली बॉडी, ये स्टेट कौन सा स्टेट है, जो डीपीएसपी को क्या कराने जा रहा है, एग्जीक्यूट कराने जा रहा है हमारे कंट्री
कंट्री में। तो स्टेट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पार्ट 4। अगर पूछता है आपकी स्टेट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी कहाँ पे दी गई है, तो स्टेट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी दी गई है पार्ट 4 में। स्टेट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट दी गई है पार्ट 3 में। गेटिंग और नॉट। उसके बाद आर्टिकल 37 आता है। आर्टिकल 37 बात करता है कि हम डीपीएसपी का एप्लीकेशन कैसे कराएंगे, मतलब कैसे हम उसमें कानून बनाएंगे, कैसे उसका एप्लीकेशन होगा कंट्री वाइज, ये सारी चीजें आपकी बताती हैं किसमें, आर्टिकल नंबर 37 में। गेटिंग और नॉट, ये दोनों चीज आपको समझ में आई। अब आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 ये बोलता है इट ऑथराइजेज द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर, मतलब ये स्टेट को क्या दे रहा है, एक जिम्मेदारी दे रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि आपको सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हुए वेलफेयर ऑफ द पीपल में काम करना है। सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हुए आपका मतलब कोई लॉ ऐसा नहीं बन जाना चाहिए कि वो सोसाइटी के पीस को हैम्पर करे। सोसाइटी का पीस भी बना रहे, लोगों का वेलफेयर भी होता रहे और एक सोशल ऑर्डर भी कंट्री में मेंटेन रहना चाहिए। ये बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 38। अब आपका आता है आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल 39 बताता है कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो कि स्टेट को फॉलो करना है अपना, जब भी वो कोई पॉलिसी बनाएगा तो स्टेट को फॉलो कराना है। इसमें जो बेसिक आर्टिकल्स दिए हैं वो ये है कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि जितने लोग भी उसके मतलब कंट्री में रह रहे हैं उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल देना। लाइफस्टाइल मतलब कि एक अच्छा रोजगार देना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देना। अब देखो अगर ये सारी चीज़ों को इन्होंने इन्फोर्सिबल बना दिया तो आर्टिकल 39 कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम सब लोगों को क्या दे, एक एम्प्लॉयमेंट दे, ठीक है, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वेजेस। जितना पेमेंट किसी लड़की को मिलता है इतना ही पेमेंट किसी लड़के को भी मिलना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं वो आपका आर्टिकल नंबर 39 कहता है। अब अगर इसमें सोचो कि ये इन्फोर्सिएबल होता कोर्ट ऑफ लॉ में, तो शायद हम में से अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही होती तो हम क्या करते, सीधे पहुंचते सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बोलते कि हमारी डीपीएसपी में ये बोला गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सबको एम्प्लॉयमेंट दे और हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो हमें एम्प्लॉयमेंट देना क्या हो जाता है, स्टेट के लिए बाइंडिंग हो जाता। लेकिन डीपीएसपी इन्फोर्सिएबल नहीं है। डीपीएसपी को लेके हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये कह के नहीं जा सकते कि ये चीज़ डीपीएसपी में दी हुई है। तो इसलिए ऑल्दो ये चीज़ आर्टिकल 39 बोलता है कि हम सब स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि सबके पास काम हो, फिर भी अगर सबके पास काम नहीं है तो भी हम सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट में नहीं जा सकते इसको लागू करवाने के लिए। तो अब वो जब सिचुएशन ऐसी होगी कि स्टेट के पास इतना सफिशिएंट पैसा होगा कि वो सबको एम्प्लॉयमेंट दे पाए तो उस तरीके का वो कानून हो सकता है इन फ्यूचर कभी लेके आए, ठीक। अब आर्टिकल नंबर 39 के बाद में आर्टिकल नंबर 39A आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कभी अमेंड करके इसमें लाए होंगे। तो आर्टिकल 39A ये बोलता है कि मान लो कि जैसे जो जस्टिस है उसको जस्टिस लेने के लिए हमें अपना लीगल काउंसलर हायर करना पड़ता है। ये मतलब हमें जो कानून की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टफ होती है। जैसे भी हमने कल आर्टिकल 32 पढ़ा था उसमें कैसे कैसे वर्ड थे, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरिटी। तो हमें क्या होता है कि उन सारी चीज़ों के जो लॉ वाले वर्ड हैं वो थोड़े टेक्निकल होते हैं और वो बहुत अच्छे से हर किसी को समझ में नहीं आते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, फ्री लीगल एड की हमें जो फैसिलिटी है वो डीपीएसपी ने दे के रखा है कि अगर कंट्री का मतलब कंट्री ऐसे लॉ लेके आए जिसमें लोगों को फ्री लीगल एड मिल सके। अगर किसी को ज़रूरत होती है, उसको लगता है कि मेरी एक्सेस नहीं है कि मैं किसी अच्छा काउंसलर लगा सकूं, तो मैं फ्री लीगल एड के लेके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको टैकल कर सकता हूं। तो ये आर्टिकल नंबर आपका 39A। अब ये देखो आपका ये आप मैच कराते जाना कि कौन सा वाला आर्टिकल आपके कौन से वाले प्रिंसिपल में है। देखो यहाँ पे 38, 39 ये कौन से वाले प्रिंसिपल में आ रहा है आपका, सोशलिस्ट में। तो ये जो 38, 39 ये सब कौन से प्रिंसिपल में आ गया, सोशलिस्ट। और सोशलिस्ट में यही हमने पढ़ा, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, जनता का एक्सेस नहीं है उन तक एक्सेस कराना, ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि आर्टिकल 39 कैसा कॉन्सेप्ट है, गांधीयन है या लिबरल है या सोशलिस्ट है या इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है। आप एक तो दिमाग लगा के सोचना कि 39 में क्या है। 39 बात करता है कि सर्टेन प्रिंसिपल स्टेट फॉलो कराएगा। या आप ये एग्जाम्पल याद रखना कि एम्प्लॉयमेंट देना 39 में दिया हुआ था, तो एम्प्लॉयमेंट जिन तक वो एक्सेस नहीं, एक्सेस कराना किसका काम है, सोशलिज्म का काम है। तो यार ऑब्वियसली सोशलिज्म इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो आप। फिर आता है आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 कहता है कि विलेज में पंचायत की बात करता है। अब देखो ये आर्टिकल नंबर 40 को लेके हमारा कानून बन चुका है,
ठीक है। अब हमारे कंट्री में 3 टियर इलेक्शन सिस्टम हो गया। एक तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट चुनते हैं, एक स्टेट भी चुनते हैं, फिर हम पंचायत भी चुनते हैं। और ये पंचायतों का जो सपना था वो बापू का था। उन्होंने उनका जो ये था वो कहते थे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, मतलब पावर नीचे से ऊपर जानी चाहिए, पावर ऊपर से नीचे नहीं आनी चाहिए। मतलब जो सबसे डाउन टोडन सेक्शन है उसकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, ऊपर वाले अपनी आवाज़ नीचे तक तो पहुँचा देते, नीचे वाले की आवाज़ ऊपर नहीं पहुँच पाती है, इसलिए उन्होंने पंचायत का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये जो ये पंचायती इलेक्शंस हैं वो बाद में हमारे कंट्री ने इंट्रोड्यूस भी कर दिया। अब हमारा जो है 3 टियर सिस्टम है। तो पंचायत का जो ये है, ये इससे बहुत क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 40 किसकी बात करता है? पहला क्वेश्चन, आर्टिकल 40 किस प्रिंसिपल से है? डीपीएसपी के कौन से प्रिंसिपल से है? तो आर्टिकल 40 डीपीएसपी के गांधीयन प्रिंसिपल से है, क्योंकि गांधी जी का ये सपना था कि जो है हमारा जो विलेज है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी कुटीर, जो आपके ये मार्जिनलाइज्ड ये एमएसएमई होते हैं ना, माइक्रो स्मॉल मिनी इंटरप्राइजेस, उनकी बात करते थे। वो चरखा वर्खा चलाते थे तो उनको वो एम्पावर करने की बात करते थे। तो आर्टिकल 40, अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 40 में क्या दिया हुआ? तो पंचायत दिया हुआ है। पंचायत कहाँ दिया हुआ है? तो आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। इज इट इन्फोर्सिएबल और नॉट? तो ये क्योंकि डीपीएसपी में दिया है तो इसका मतलब ये इन्फोर्सिएबल तो नहीं होगा। ये कौन से प्रिंसिपल में आता है? सोशलिस्ट में आता है, गांधीयन में आता है, लिबरल में आता है? तो ये गांधीयन में आता है। गेटिंग और नॉट? कैसे क्वेश्चन आता है इसमें? आपको समझ में आ रहा है? इंद्रनील कनिनिका, अब आर्टिकल 40 के बाद में आता है आपका आर्टिकल नंबर 41, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे जो जब लोग काम करते हैं तो काम में काम करने की जगह होगी या पढ़ने की जगह होगी, वहाँ पे लोगों को असिस्टेंस कैसे मिलेगी, और सर्टेन केसेस में अगर कभी इमरजेंसी आ गई तो वहाँ पे लोग कैसे काम करेंगे, ये सारी बातें आपकी होती हैं आर्टिकल नंबर 41 में। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 42 ये ह्यूमैनिटी कंडीशन देने की बात करता है। सपोज कि कोई लेडी कहीं पे काम कर रही है और इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वहाँ पे उसको फेवरेबल, उनकी फेवरेबल क्या क्या कंडीशन जो है कंपनी उसको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। मैटरनिटी हो गई, या मतलब ह्यूमन कंडीशन। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को ऐसा भी काम करना पड़ता है विच इज़ डेरोगेटरी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं डेरोगेटरी होता है उनके लिए, या फिर मतलब ऐसा कानून लाने की बात की जा रही है कि जहाँ पे एटलीस्ट सबकी एक रिस्पेक्ट, सबको एक रिस्पेक्टफुल काम मतलब सिचुएशन मिल सके। आप ये समझ ही रहे होगे कि अगर मुझसे कोई दिन भर मेरे को कोड़े मारे और फिर काम करना हो, और या दिन भर मुझे प्रेस किया जाए, जो मैं अच्छा काम करती हूँ उसके लिए जो मुझे प्रेस किया जाए, मुझे प्रॉपर खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो फिर मेरा काम किस में आउटपुट ज़्यादा निकलेगा? ऑब्वियसली जहाँ पे सिचुएशंस मेरे फेवरेबल होंगे तो मेरा आउटपुट भी ज़्यादा होगा। तो ये ह्यूमन कंडीशन देने की बात करता है। जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे एक अच्छा ह्यूमन कंडीशन देने की बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 43 वेजेस की बात करता है कि मतलब जो वेज डिसाइड होगा वो कैसे होगा। जैसे कि अभी जो सैलरी डिसाइड होती है वो किस पे, कि इतना कैलोरी, मतलब कोई लेबर है उसको कम से कम खाने के लिए इतनी कैलोरी की ज़रूरत है, तो उसके बेसिस पे हम सैलरी वगैरह डिसाइड करते हैं। तो ये वेजेस वगैरह की जो भी बात होती है वो आपका आता है आर्टिकल नंबर 43 में, ठीक है। अब 43A हो गया, मतलब 43A है तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ है, बाद में इंसर्ट किया गया है, ठीक है। तो 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की। अब जैसे सपोज कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, आपने मनरेगा का नाम सुना है? मनरेगा का नाम तो सुना होगा ना। महात्मा गांधी वो जो गांव में 100 डेज की वो देते हैं, एम्प्लॉयमेंट की एश्योरिटी देते हैं, है ना। तो मनरेगा में सपोज कैसे लोग काम करते हैं, जो कि बहुत स्किल्ड नहीं है वो काम कर रहे हैं। अब कोई ऑफिसर आता है और उनसे कहता है कि आपको एक गड्ढा खोदना है, सपोज कि गड्ढा खोदना है, तो अब वो लोग गड्ढा खोद रहे हैं। अब ऑफिसर आए और उन्हीं लोगों से में से पूछे कि आपके गांव में रोड भी बननी है, आपके गांव में ये भी होना है, आपके गांव में ये भी होना है, मतलब जितने स्कूल भी बनना है, पेड़ भी लगाए जाने हैं, गड्ढा भी खोदा जाना है, तालाब भी बनाया जाना है। तो अब क्या हो कि ये मान लो हम सब लोग लेबर हैं, मैं हूँ, पूर्वी या श्रुतिका, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अभी तो आप एसएससी सीजल करके ऑफिसर बनने वालों, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम लोग लेबर हैं गांव में। श्रुतिका, कनिका, आदर्श, जीडी, मी, हम सब लोग यहाँ पे लेबर हैं। और मुझसे आके पूछा जा रहा है, अब एक तो मैं ग्राउंड रूट विलेजर हूँ, तो मुझे तो वैसे ही ऑफिसर्स के सामने बोलने में डर लगती है। तो अब पहले दिन मैंने एकदम धीमे से कहा कि सर मुझे लगता है गड्ढा खोदा जाए। अगर वो विजिबल नहीं है स्क्रीन पे, इफ वो विजिबल नहीं हो रहा तो कुछ टेक्निकल एरर है, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, जस्ट ट्राई टू लिसन, ओके। आवाज तो आ रही है ना प्रॉपर? हेलो, इज इट ऑडिबल और नॉट? प्लीज टेल मी।
Now is it audible or not? Please tell me. You are now muted. You are now unmuted. आवाज तो आ रही है ना मेरे आप लोगों तक? तो आप just try to listen. If is it not visible, please try to listen. So अब मान लो कि पहली बार जब मुझसे पूछा गया तो मैंने बहुत धीमे से आंसर कर दिया कि सर मुझे लगता है गड्ढा खोदा जाना चाहिए। उसके बाद अगर किसी ने तेजी से चिल्ला के कह दिया गड्ढा खोदा जाना चाहिए तो शायद मैं डरता हूँ, मैं उसके बाद कभी बोलूँगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब सपोज कि डीएम साहब मान लो कि इंद्रनील डीएम है और वो आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप बताओ क्या होना चाहिए, और मैंने कहा कि गड्ढा खोदा जाना चाहिए सर, और उन्होंने मान लो मेरी बात मान ली, तो अगली बार क्या होगा कि मेरी तो पूरे में रेपो बढ़ गई कि भाई डीएम साहब ने मेरी बात मान के गड्ढा खोदने की बात बोल दी कि हाँ मनरेगा में गड्ढा खोदा जाना चाहिए। तो अगली बार जब भी कभी मीटिंग होगी, अगली बार जब भी सब आएंगे तो शायद मेरी क्या हो जाएगी, थोड़ी इंपावरमेंट हो जाएगी, क्योंकि एक बार मैंने बोला है, एक बार मेरी बात मानी गई है, तो अब मैं बहुत तेजी से अपनी बात रखूंगी कि नहीं गड्ढा ही खोदा जाना चाहिए। ऐसा होगा या नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या है ना, लोगों की पार्टिसिपेशन लेनी है कामों में। लोगों का क्या करना है अपना, ऐसा नहीं कि हमें उनको उनके ऊपर काम को थोप देना है कि यही होना चाहिए, बल्कि पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए कि जो नीचे जो डाउन टोडन सेक्शन है वो भी अपनी आवाज़ ऊपर तक ले जा सके और ये बता सके कि क्या काम होना चाहिए और क्या काम नहीं, ठीक है। तो आपको आर्टिकल नंबर 43A समझ में आया। फिर आपका आर्टिकल नंबर 43B, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब जैसे कि जो एक साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो आपके कुटीर जो वो होते हैं ना, तो जैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के एक साथ जब काम होता है तो उसके प्रमोशन की बात की गई है, ठीक है, कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ और उसके बाद वहाँ पे काम किया जाए। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 44, इस पर भी क्वेश्चन बहुत आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में दिया गया है, कौन सा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है, जस्ट फॉर योर फैक्ट, इफ यू हैव योर नोटबुक प्लीज राइट इट डाउन, कि पूरे इंडिया में सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि जो पनिशमेंट हिंदू के लिए है वही पनिशमेंट मुस्लिम के लिए हो। जैसे कि अभी क्या होता है कि जो आपने ट्रिपल तलाक का केस सुना होगा, ट्रिपल तलाक सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया गया, हिंदू के लिए नहीं ना। तो ऐसा था कि जो मैरिज कोड है, जो मतलब मैरिज कोड है वो हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, ठीक है। इसी तरह अदर धर्मों का भी अलग है। यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की जाती है कि जो हिंदुओं के लिए होगा वही मुसलमानों के लिए होगा। और ये ऐसा इसलिए नहीं लाया गया था बिकॉज ऑफ कि जो अवेयरनेस लेवल था वो लोगों में अलग अलग था। जैसे कि जितने अवेयर उस समय जो है मुसलमानों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हम इस तरीके का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला पाएँ, तो इसलिए क्या किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया गया। और आज भी आर्टिकल नंबर 44 ये कहता है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा, ठीक है। Is it audible? Is it audible properly? Now is it audible? You are now muted. You are now unmuted. Please don't use pen. तो आर्टिकल नंबर 44 मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, ठीक है, कि एक जैसा कानून सब में होना चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन क्या आता है कि आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में दिया हुआ है, आपके डीपीएसपी में दिया है, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है आपके डीपीएसपी में, राइट। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है? Is it audible? Can you tell me is it audible or not? Beta, is it audible? Yes, ma'am. Now audible?
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको समझ में आया? पता नहीं आज इतनी टेक्निकल एरर्स क्यों हो रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक जैसा जो लॉ है वो सब जगह होना चाहिए, ठीक है। तो आप में इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से मतलब किस में दिया गया है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, तो आपके डीपीएसपी में देके रखा है। और कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 44 में है। आप सारे याद रखो नहीं रखो, आप आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 44 इस पर जरूर फोकस रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये दिया गया था, आर्टिकल नंबर 44 तक हो गया। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 45 पे। ये यहाँ पे जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं, ठीक है, बिलो एज मतलब 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी चाइल्डहुड केयर, जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनके बारे में जितनी भी बातें हैं कि उनकी एजुकेशन कैसे करनी चाहिए, उनको केयर कैसे करनी चाहिए। आपने आंगनबाड़ी का नाम सुना है? आंगनबाड़ी होते हैं जहाँ पे जो 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो जाते हैं और उनकी केयर की जाती है। वो वहाँ पे उनको फूडिंग वूडिंग वगैरह अवेलेबल कराते हैं और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराई जाती है आंगनबाड़ी जो भी है। तो वो किस में, वो कौन से आर्टिकल में फॉल करेगा? वो आपका फॉल करेगा आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल नंबर 45 में, ठीक है। अब आ जाता है आर्टिकल नंबर 46। ये वीकर सेक्शन की बात करता है, जो सेक्शन जो कि इकोनॉमी के लेवल पे जिनका इतना अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वीकर सेक्शन है उनको किससे डिफाइन किया गया? SC ST, और जो वीकर सेक्शन है जो एक्चुअली डाउन टू अर्थ सेक्शन है, जो आपके ये रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है आपके आर्टिकल नंबर 46 में। और कैसे अपलिफ्ट करेंगे? एक तो उनको प्रॉपर एजुकेशन देके, और एजुकेशन वो भी स्किल वाली, ताकि वो इकोनॉमी के लेवल पे आ सके, वो अपनी अच्छी इकोनॉमी ला सके, ठीक है। फिर से आवाज़ चली गई थी। हाँ मैम, यस मैम, कुछ नहीं समझ आया आपने क्या बोला, कट सब आवाज गई थी। ओके ओके, सो सॉरी। बहुत देर से बहुत देर से। कहाँ तक आपको कहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है? 44 से 44 तक तो समझ में आ गया था। 44 समझा दूं मैं वापस से। 44 हाँ 44 से मैं बता देती हूँ आपको। 44 है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कि जो कानून जो लॉ हिंदू के लिए हो, सेम टू सेम लॉ मुस्लिम्स के लिए भी होना चाहिए। साउंड मैम, हेलो, इज इट ऑडिबल नाउ? इज इट ऑडिबल और नॉट? Is that audible properly? शुभम क्या प्रॉब्लम है? आज तो बिल्कुल क्लास ही नहीं चल पा रही है। फिर हट जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर हट रहा है, फिर आ रहा है। सी अब अभी फिर से होने लगेगा, उसके बाद फिर हट जाएगा थोड़ी देर में। इज इट ऑडिबल नाउ? यस मैम। यस मैम। एंड विजिबल ऑल्सो? नो। नाउ विजिबल? यस मैम। यस मैम। ये हट क्यों रहा है बार बार? का इश्यू हुआ। अभी तक तो सारी क्लास ठीक है। ठीक है, डोर मत बंद करिएगा। इफ आई नीड कैन आई कॉल यू। ओके, कहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है? ये भी नहीं काम कर रहा है। 1 मिनट में। ओके रहने दो, मैं क्लास लेकर उसके बाद कराना। इस आप आफ्टर क्लास कराइएगा। आर्टिकल नंबर 44 से मैं बता देती हूँ आपको। फिर से विजिबल, नो विजिबिलिटी। बाय द वे लिसन, आर्टिकल नंबर 44 में हमने आपको बताया था
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही है। यूनिफॉर्म मतलब जैसा जैसा किसी हिंदू के लिए है वैसा मुसलमानों के लिए, जैसे कि आप ट्रिपल तलाक में देख रहे हो ना, वो स्पेसिफिकली मुसलमानों के लिए लाया गया है, तो ऐसा हिंदू के लिए नहीं लाया गया। तो इसका मतलब ऐसा है कि हमारे यहाँ जो रिलीजन के बेसिस पे कोड्स हैं वो डिफरेंट रिलीजन के लिए डिफरेंट है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की बात करी गई आर्टिकल नंबर 44 में। अब इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं आर्टिकल 44 और आर्टिकल 40 से। इन दो आर्टिकल्स को आपको हमेशा याद रखना कि पंचायत आपको आर्टिकल 40 डील करता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आर्टिकल नंबर 44 डील करता है। इंडिया में गोवा और सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रही है, नो साउंड। बोले मैम। हेलो, नाउ विजिबल, सॉरी नाउ ऑडिबल। Yes, ma'am. ओके, शैल वी कंटिन्यू नाउ? Yes. ओके, तो कहाँ तक आपको क्लियर हुआ था? 44. 44 अभी भी नहीं हो पाया, तो 44 मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो समझ में आ गया ना कि वही कानून जो सबके लिए सब पे लागू हो सके, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब जो 45 है, 45 बात करता है जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं, जैसे कि आपके आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट है ना कि जो 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, उनको आंगनबाड़ी में दूध सब फीड कराते हैं, ठीक है। तो 6 साल से छोटे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन और चाइल्डहुड केयर देने की जो भी बात की गई है वो आपके 46 में बात की, सॉरी 45 में बात की गई है, ठीक है। अब आ जाता है आपका 46 बात करता है वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट की, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि जो सोसाइटी का मेन स्ट्रीम है उससे बिल्कुल कटे हुए हैं, ठीक है। तो अब उनको एक लेवल पे लाने के लिए उनके लिए बेटर पॉलिसीज फ्रेम करने की बात करी जाती है 46 में, कि जो अनटच्ड सोसाइटी के लोग हैं, चाहे तो वो आपके SC/ST के लोग हों, चाहे वो जो ट्राइबल सेक्शन है वो हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, फिर उनको ऐसे इस तरीके से स्किल दी जाए ताकि वो इकोनॉमी के लेवल पे आ सकें। तो ये बात होता है आपका आर्टिकल नंबर 46 में, ठीक है। अब ये आपका आर्टिकल नंबर 47 है, जैसे आपका आर्टिकल नंबर 47 बात करता है कि ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो इंडिया में रहने वाले हर किसी को इतनी कैलोरी या इतना फूडिंग दे सके कि वो एक न्यूट्रिशियस और एक हेल्दी डाइट एंजॉय कर सके, एक न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट के साथ अपना लाइफस्टाइल जो है फॉलो कर सके। तो आपका अभी कुछ दिनों पहले 2-3 सालों पहले शायद 2016 में राइट टू फूड आया था, जिसमें 67% लोगों को ये कहा गया था कि गवर्नमेंट सस्ते में आपको अनाज वो कराएगी, अवेलेबल कराएगी। तो वो आपके आर्टिकल 47 का ही इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, DPSP के आर्टिकल नंबर 47 को इम्प्लीमेंट करके ऐसा लॉ लाया गया था, ठीक है। अब इंडिया में हम गायों की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं और गांधी जी का ये सपना था कि जो वो काऊ को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करने की बात करते थे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, क्योंकि काऊ एक ऐसा एनिमल है जिसकी हर चीज़ों से इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, चाहे से वो उनका मिल्क हो या जो भी चीज़ें हैं वो उससे क्या होता है कि वो अपलिफ्टमेंट होता है। तो इसलिए जो आर्टिकल नंबर 48 में एनिमल हस्बेंड्री को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री नॉट ओनली द काउ, अब उसके बाद भी जो शीपिंग है, जो केटल वगैरह होते हैं जिनकी वो आप रियरिंग वगैरह करते हैं, तो उनसे जितने भी मतलब एनिमल हस्बेंड्री से जितने भी लॉज हैं वो आपका आर्टिकल नंबर 48 डील करता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 48A यानी ए जोड़ा गया, तो यानी ये भी अमेंड करके जोड़ा गया। 48A बात करता है कि हमें अपना जो इन्वायरमेंट है और जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है उनके लिए भी थोड़ा सा कंपेशनेट होना है, मतलब स्टेट को कंपेशनेट होके इनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करना है। इसीलिए आप देखते हो कि 33% गवर्नमेंट ये फोकस करती है कि एटलीस्ट 33% वो फॉरेस्ट एरिया पूरे इंडिया में बना सके, इस तरीके का वो पॉलिसी लाने की कोशिश करती है। गेटिंग और नॉट? आपको ऑडिबल है सारी चीज़ें, इतनी समझ में आ गई? अब आता है आपका आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर हमारा जो इंडिया है वो अपने कल्चर के लिए बहुत फेमस है ना। हमारे यहाँ पे कल्चरल और हेरिटेज साइट बहुत सारी हैं, आपका लाल रेड फोर्ट से लेके ताजमहल और बहुत सारी चीज़ें, जिसको देखने के लिए ना तो सिर्फ मतलब ना केवल सिर्फ टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं उनको देखने के लिए, बल्कि ये हमारे इंडिया के लिए भी एक प्राइड की बात है कि वी आर द कंट्री ऑफ हेरिटेज, जिसके पास इतने सारे हेरिटेज, और वो सारे हेरिटेज क्या है, वो डाइवर्सिफाई हैं। अगर हिंदुओं के मंदिर बहुत सारे हैं तो शायद मकबरों की भी संख्या भी बहुत, मतलब नंबर ऑफ जो आपके मॉन्यूमेंट्स है वो भी कम नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है वो भी इंडिया में दिखती है। तो हमें क्या है करना है, ये क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, क्योंकि जो विदेश के भी लोग आते हैं वो भी देखो, आपके अगर किसी नेशन के जो चीफ हैं जब भी वो आते हैं तो आपको ताजमहल लेके आते हैं, क्योंकि वो
सेवेंथ वंडर है। तो इस तरह की ये क्या है, ये नेशनल प्राइड है, नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए भी स्टेट को रूल बनाना होगा कि वो मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन कर सके। और जो नेशनल मतलब जो नेशनल इंपॉर्टेंट की जो पूरी पूरी सिटी जैसे आपकी फतेहपुर सीकरी है, वो पूरी सिटी ही दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर कल्चर एंड हेरिटेज, तो उनके प्रिजर्वेशन के लिए भी आप स्टेट को लॉ बनाना होगा। इसलिए जब भी आप न्यूज़ बस पढ़ते होगे कि आगरा का जो ताजमहल है वो येलोइश हो रहा है, या मथुरा में जो फैक्ट्रीज हैं उनकी जो पोल्यूशन उसकी वजह से आगरा के जो ताजमहल है वो हैम्पर हो रही है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है। गवर्नमेंट लॉ बनाती है क्यों? क्योंकि ये सारे हमें डीपीएसपी में कह के रखा है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने दैट वी विल हैव वी आर मतलब दे आर अबाइड बाई दीज डायरेक्शंस। ओके, तो जो है ये जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये बनाती है। अब ये तो इरेज भी नहीं हो पा रहा है। अब आता है आपका आर्टिकल नंबर 50। यहाँ पे क्या किया गया, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया। ये डायरेक्ट अब तो ये वैसे तो हमारे यहाँ ये लॉ भी है, अदरवाइज जैसे कि आपके अकबर के टाइम पे क्या होता था, या जब मुगलों का टाइम था तो मुगलों के टाइम में अकबर ही कानून बनाने वाला है, अकबर ही लागू करने वाला है। अगर कभी कोई अकबर की बातों को नहीं मानेगा तो पनिश करने वाली बॉडी भी कौन है, अकबर। यहाँ पे क्या कहा गया कि सेपरेशन करो कि बनाने वाला कानून कोई और होगा, इम्प्लीमेंट करने वाला कोई और होगा, और पनिश करने वाला भी कोई और होगा। अदरवाइज क्या होगा कि जब एक ही चीज मतलब किसी एक ही इंस्टीट्यूट में सारी पावर्स का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो वो क्या करता है, वो हो जाता है ऑटोक्रेट और अपने हिसाब से पावर एक्सरसाइज करने लगेगा, तो वो प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट कभी नहीं होगा। तो ऑटोक्रेटिज्म ना हो, हम क्या है, डेमोक्रेसी है हमारे, हमें क्या कहना है कि जो छोटे मतलब जो लोअर सेक्शन है उनको भी आगे लेके चलना है, जो आगे वाले वो तो हमारे साथ चल ही रहे हैं, सबको साथ लेके चलना है। तो इसके लिए क्या है, जरूरी है कि सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सेपरेट कर दिया गया जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। और लास्ट में हमारा जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो कहता है सर्वबंधु संभाव या विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में रहने वाले सब लोग हमारे भाई हैं। तो इस चीज़ को हमने आर्टिकल 51 में जोड़ा कि हम इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी पीस है और सिक्योरिटी वो इस्टेब्लिश हो सके वर्ल्ड में, कहीं भी किसी को भी मतलब जो आपका फेमस कोट है सर्वे भवन्तु सुखिना वाला, कि सब सुखी रहे, सब अच्छे से रहे। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्सेप्ट है, वो हमने आर्टिकल 51 में इंसर्ट किया कि हम इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं, हम टेररिज्म को प्रमोट नहीं करते, हम किसी भी तरीके से ऑटोक्रेटिज्म को प्रमोट नहीं करते, हम क्या करते हैं, पीस लविंग कंट्री है और पीस को ही प्रमोट करते हैं। ये आपके आर्टिकल 51 में डाला गया। अब कुछ आर्टिकल आपको हमेशा फोकस करना है। एक तो आर्टिकल नंबर 40 जो मैंने आपको बताया, आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पंचायत की बात की गई है। पंचायत की बात है तो यानी कि गांधी जी की बात है। आर्टिकल नंबर 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल नंबर 51 एंड एक वो वाइल्ड ये एनिमल हस्बेंड्री वाला 48। तो आपको ये 4 आर्टिकल जरूर फोकस में रखना है और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक ही लिस्ट में आपको सारी चीज़ें समअप करके दी है, तो 3 बार 4 बार 5 बार आप इस लिस्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आपको एटलीस्ट यू हैव सम काइंड ऑफ थॉरो आइडिया अबाउट इट। तो अगर आता है तो बाय एलिमिनेशन आप कर सकते हो। बाकी जितने क्वेश्चन आते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। इसका आंसर बताओ आप। पूर्वी गुप्ता आप बताओ, पूर्वी आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। वंश आदर्श कनिनिका, आप लोगों को समझ में आ रहा है इसका क्या आंसर होगा? नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। सी, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि हमें वो पिक करना है जो कि सही नहीं है इन सब में से, अबाउट द डीपीएसपी। डीपीएसपी के बारे में इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? देखो, पहला, इफ अ स्टेट डज नॉट अप्लाई डीपीएसपी देन अ केस में बी फाइल्ड अगेंस्ट इट इन अ कोर्ट। तो ये बात सही है? ये बात सही है? नहीं। दूसरा देखो, गांधीज्म इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ डीपीएसपी। गांधीज्म भी एक एलिमेंट है डीपीएसपी का, ये बात सही है? इज इट राइट और नॉट? फिर प्रिंसिपल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, तो ये भी बात सही है। और दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट, मतलब हम इसको क्या करते हैं, लागू कराने के लिए हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो ये भी बात सही है। और हमसे क्या पूछा था, क्या सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आया आपको समझ में? डीपीएसपी क्लियर हो रही है?
अब ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कवर्ड अंडर द एलिमेंट ऑफ डीपीएसपी? कौन कौन सी बातें डीपीएसपी में कवर की गई हैं? पहला है बैन ऑन द स्लॉटर ऑफ काउ। अभी हमने बात की कि जो है ये आपके काउज और ये जो शीप रियरिंग है वो सारे उनको भी हम देते हैं। पहले सुन लेते हैं बेटा, हो सकता है किसी को ना पता हो तो हम सबकी सुन लेते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑल सिटीजन हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द लाइवलीहुड। इसकी भी बात की थी कि सबको लाइवलीहुड देने का काम भी गवर्नमेंट का होगा। इक्वल पे फॉर इक्वल फॉर मेन एंड वुमेन, सारी बातें सही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑल हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है डी क्यों होगा आंसर? साक्षी आपको आ रहा है? नाउ अब इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे मैचिंग कराया जाता है, तो इसमें आप मैचिंग कराओ। मैचिंग में ये देखा है, बताना है कि कौन सा मैचिंग नहीं है, कौन सा प्रॉपरली मैच्ड नहीं है। आर्टिकल 40 द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये तो सही है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब मैंने आपसे कहा ना कि कुछ आर्टिकल को तो आप जरूर याद रखिएगा। अब हो सकता है आपको इन दोनों, ये दोनों आर्टिकल ना पता हो, लेकिन आप कम से कम इन दोनों को पहले पढ़ो। लीगल एंड फ्री एजुकेशन, ये हमने अलग से देखा कि ए जोड़ के इसको क्या किया गया है, अमेंड करके डाला गया है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ऑप्शन ये नहीं भी याद है तो बाय एलिमिनेशन यू कैन गो टू आंसर सी। आंसर सी, बाय एलिमिनेशन हम यहाँ पे जा सकते हैं। अब ये तो हमने पहले भी करके रखा है, जब भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये चीज़ हमने भी थोड़े दिन पहले ही पढ़ी है। इसका आंसर क्या होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन इंडियन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड? इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलती है? बाय डिसेंट मिलती है, नेचुरलाइजेशन से मिलती है, रजिस्ट्रेशन से भी मिलती है, तो किससे मिलती है? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। सबको समझ में आ रहा है ऑल ऑफ द अबव क्यों आंसर होगा? अब आ जाता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, टेक्निकल एरर्स बहुत ज़्यादा, नहीं तो आई थॉट कि आज हम आपका डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों कवर करें, पर डीपीएसपी आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम फंडामेंटल ड्यूटी आपकी शुरू करेंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन की सीट है आपने कर ही रखी है, तो उसको भी हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो that's all for today and tomorrow we will discuss further if is it any doubt there। अगर टेक्निकल एरर में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कल उसको पूछ लीजिएगा एंड ट्राई टू रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न। उसको आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करो, नहीं तो इतना टाइम देके पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होगा। गेटिंग और नॉट? इतनी शीट मैं अभी आपको शेयर करवा देती हूँ पीपीटी पे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑन यू। बस पूरी खराब